देखिए पावर, फर्स्ट थिंग ऑफ एसी दैट वी आर गोइंग टू डू इज पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, एसी सर्किट में पावर कितना होता है, बड़ा आसान है। पावर इन एसी सर्किट, तो एक चीज समझिए, जब हम एसी सर्किट का पावर निकालते हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंस्टेंटेनियस करंट। ये इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर, ठीक है, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। अब देखिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कैसे होता है, मैं आरएलसी सर्किट के लिए निकाल रहा हूँ, ये किसके लिए निकाल रहा हूँ, आरएलसी सर्किट। अब आरएलसी सर्किट में देखो, अगर हम उसका फेजर बनाते हैं आरएलसी का, तो यहाँ वोल्टेज होता था और यहाँ करंट होता था, मतलब कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज। और वोल्टेज की जनरल इक्वेशन तो वी नॉट साइन ओमेगा टू होती है, ये तो होती है। तो करंट की क्या आएगी, करंट वोल्टेज से फाई पीछे है, तो आई क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये करंट की इक्वेशन है, ठीक है, ये करंट की है। अब इंस्टेंटेनियस पावर अगर निकालना है तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज रखेंगे वी नॉट साइन ओमेगा टी, इंस्टेंटेनियस करंट रखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये रख दी वैल्यू। अब इसके बाद वी नॉट आई नॉट एक साथ लिख लिया, साइन ओमेगा टी, ये जो बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको हम ब्रेक कर देंगे, साइन ए माइनस। आपको पता है साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है कि नहीं। तो इसको अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, वी नॉट आई नॉट साइन, साइन ओमेगा टी, और जब इसको ब्रेक करेंगे साइन ओमेगा टी को, तो साइन ए, ये ए है ये बी है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ये आ गया। तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा कॉस फाइव, माइनस इसका इससे करेंगे वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ये इंस्टेंटेनियस पावर की इक्वेशन आ गई है। इतना करो जल्दी से, फिर इसमें बताता हूँ। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, लेकिन हमें एवरेज पावर चाहिए होगा बेटा, वो भी करेंगे। इतना करो। हाँ जी, इतना हो गया। अब सुनो। 2 मिनट सर, बस 2 मिनट। हाँ लिख लेना। पहले देखो, अब आ गया ये इंस्टेंटेनियस पावर आ गया। इसके बाद हम करेंगे, हम एवरेज पावर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए सुनो, इंस्टेंटेनियस से आप एवरेज पावर निकालोगे, पी एवरेज निकालोगे, तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे, इस वाले टर्म को इंटीग्रेट कर दोगे और इसको। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करोगे, जीरो से टी तक, याद है एवरेज पावर के लिए वन अपॉन टी, इसका क्या,
वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी। डी टी और जोड़ दिए, इंटीग्रेट करें, ऐसे इस टर्म को इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट कहाँ से? 0 से टी 1/t। क्या क्या है? वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई लिखा और लास्ट में क्या लिख दिया? डी टी। ठीक है, इतना हो गया, जल्दी करिए। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको देखो, यहां देखना, 1 मिनट में क्या करूंगा बेटा। अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करूं, तो मुझे एक चीज बताओ, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या होगा? 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा, और यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा, स्क्वायर वाले सॉल्व नहीं होते हैं कभी, तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस, ये हमने किया था शुरू में, 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2। इसकी जगह ये लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर वाले सॉल्व नहीं होते। ठीक है। तो चलिए इसके आगे की बात करते हैं। तो यहाँ क्या बचा? पहले देखो, dt के टर्म्स में इंटीग्रेट कर रहे हो तो टाइम को छोड़ के वी नॉट आई नॉट कॉस फाई ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। तो वी नॉट आई नॉट कॉस फाई ये बाहर आ गए, पहले से टी है। इंटीग्रेशन किसका बचा? 0 से टी, और आपने साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लिख लिया? 1/2 1 माइनस, सॉरी, इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, या चलो पूरा लिख दे रहे हैं 1, या अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 1/2 माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ये इंटीग्रल। फिर आपने कॉस क्यों नहीं लिया? अभी क्या बेटा? कॉस क्यों नहीं लिया सर? आपने साइन स्क्वायर का तो करते हैं ना। साइन स्क्वायर का तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होता है ना, सॉरी सॉरी, कॉस होता है ना। हाँ जी। हाँ ठीक है, लेकिन उससे क्या आंसर सेम आता है, इसलिए मैं भूल गया थोड़ा, कॉस ही आएगा। ये हो गया। अब इसमें बोलो, इसमें आपने 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को क्या लिख लिया? साइन 2 ओमेगा टी। लेकिन आप इंटीग्रेट टाइम के टर्म्स में कर रहे हैं, तो साइन फाई और वी नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है और 2 भी कॉन्स्टेंट है। ये सब बाहर आ जाएंगे। दूसरे का इंटीग्रेशन यहाँ कर रहा हूँ, वी नॉट बाहर आ गया, आई नॉट बाहर आ गया, साइन फाई बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, और टी पहले से है। अंदर क्या बचा? 0 से टी। हाँ जी, क्या बचा? 2 साइन ओमेगा, सॉरी साइन 2 ओमेगा टी, ये। अब मैं आपको एक रामबाण देने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद सुनो, ये अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो ना, हाफ डी टी का इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग, मैं यही अलग कर दे रहा हूँ, माइनस, समझ गया ना क्या कर रहा हूँ? हाफ डी टी का इंटीग्रेशन अलग, ठीक है, ये बाहर ही रहने दो। हाफ 0 से टी हाफ डी टी माइनस, दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा क्या था? बोलो यार, 0 से टी क्या था? कॉस 2 cos ओमेगा 2 टी omega बाई 2 t। डी टी। ये बन गया। कितने पार्ट हो गए ये ब्रैकेट में बन गए, क्योंकि ब्रैकेट में क्यों? क्योंकि ये इसके साथ। अब मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, आप इसके बाद नहीं करोगे सॉल्व, देखो ट्रिक सुनो। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी साइन एन ओमेगा टी एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी कॉस एन ओमेगा टी, ये दोनों 0 होते हैं, याद रख लेना। साइन 2 ओमेगा टी हो, साइन 3 ओमेगा टी हो, साइन 5 ओमेगा टी हो, कॉस एन ओमेगा टी हो, इन दोनों के 0 से टी के इंटीग्रेशन 0। तो अगर इस ट्रिक के हिसाब से चला जाए, साइन 2 ओमेगा टी है 0 से टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0। कॉस 2 ओमेगा टी है 0 से टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0। तो इन दोनों के इंटीग्रेशन क्या हो गए? 0। बचा क्या एवरेज पावर? बोलो, ये और ये। तो वी नॉट आई नॉट
कॉस पाई अपॉन टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हाफ कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रल डी टी टी होता है। लिमिट कहां से कहां रखनी, 0 से टी। क्या आ गया एवरेज पावर, वी नॉट आई नॉट कॉस पाई हाफ टी माइनस 0 टी और अपॉन टी है, टी से टी कट गया, क्या बचा हाफ वी नॉट आई नॉट कॉस पाई। ये आ गया एवरेज पावर। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा, ठीक है। एवरेज पावर क्या आया बोलिए। अब इसको सुनो, हम एक इसका भी फॉर्म बनाते हैं। मैं टू को ऐसे लिख सकता हूँ का, वी नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू इंटू रूट टू, टू होता है ना, तोड़ के लिख दिया कॉस फाइव, ये हो। अब आपको जो याद रखना है, वी नॉट अपॉन रूट टू क्या होता है, वी आर एम एस। आई नॉट अपॉन रूट टू क्या होता है, आई आर एम एस। क्या बचा और साथ में कॉस फाइव। एवरेज पावर का फॉर्मूला ये होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। ठीक है बेटा। जो न्यूमेरिकल आएंगे उससे यहाँ एवरेज पावर अगर आता है, या आपको पीक वोल्टेज और पीक करंट के टर्म्स में भी है, आप चाहे तो ये इस फॉर्मूले में ये जो कॉस पाई होता है बेटा, इसको पावर फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस पाई को पावर फैक्टर, ये याद रखना। ठीक है, करिए। समझ गए हमने क्या किया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू लिखा, वी नॉट आई नॉट और कॉस पाई कॉन्स्टेंट से बाहर ले लिए। ऐसे यहाँ पर टू का मल्टीप्लाई डिवाइड करके टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को साइन टू ओमेगा टी लिख दिया। तो वी नॉट आई नॉट टू और साइन पाई बाहर आ गए, तो क्या बचा साइन टू ओमेगा टी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन, अच्छा अब ये जो दो टर्म थे इसमें हाफ और कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू, इनमें से मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताया कि कॉस एन ओमेगा टी और साइन एन ओमेगा टी, इन दोनों के इंटीग्रेशन क्या होते हैं बेटा, जीरो होते हैं। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये पूरा खत्म, ये खत्म, तो यहाँ से ये बचा बी नॉट आई नॉट कॉस पाई अपॉन टी हाफ डी टी इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन किया, जवाब आ गया। करिए, कोई डाउट हो पूछिए। नाउ वी विल सी व्हाट इज एसी जनरेटर। कुछ नहीं है इसमें। वैसे तो ये जो एसी जनरेटर है ये पार्ट ईएमआई का है, क्योंकि अगर कोई पूछे कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, एक जनरेटर में क्या होता है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो एक जनरेटर में एक तेज लेता हूँ उससे समझाना। ये है, ये एक फ्रेम होती है, जैसे गैल्वेनोमीटर है वही समझ लो। एक इससे एक्सेल अटैच होता है, देखा है आपने जनरेटर का, वो ये कॉइल जो है वो रोटेट करती है, और इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड अटैच है। समझ गए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ये आपकी फ्रेम है, ये रोटेट जो करती है, ये एक्सेल है आपका बेटा, दिस इज एन एक्सेल। और इसी सर आपने एक्सेल जो से बोला कार्बन ब्रोशेस वो सब अटैच कर। हाँ बोलो, क्यों डाउट। ये है, इससे अब स्प्लिट रिंग्स होती हैं, तो अब वो बना लेना, डायग्राम में भेज दूंगा अभी। और इनसे कार्बन ब्रोशेस अटैच होते हैं, दिस आर कार्बन ब्रोश। और ये स्प्लिट रिंग्स होती हैं, आधी आधी होती हैं, मैंने पूरी पूरी बना दी। ठीक है, एक ऐसी और एक ऐसी स्प्लिट रिंग्स। डायग्राम का डायग्राम में भेज दूंगा। दिस इज और एक्सेल, रोटेट होती है। दिस इज और कॉइल, इसमें वायर राउंडेड है। ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल रखा है। वही एक वायर यहाँ से एक्सटर्नल, वो हम निकाल देंगे, वो हो जाएगा। या यहाँ से ले लेते हैं, वो ये है ना, कार्बन वो से जो अटैच होते हैं यहाँ से, फिर दो टर्मिनल होते हैं यहाँ से एक्सटर्नल वो लेते हैं। ठीक है, ठीक है, वो देख लेंगे। अब सुनो होता क्या है। अब देखो, बेटा आवाज आ रही है।
निशा जी बोल सर। में। यस सर। चलो देखो कॉल आ गया। ये आपका कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड समझ गए। मुझे एक चीज बताओ, अभी जो मैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इस कॉइल के साथ लिंक है वो मिनिमम है कि नहीं? लेकिन जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो लिंक हो रही है वो मिनिमम से मैक्सिमम हो गई। मतलब ये जब रोटेट करेगा तो जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो लिंक हो रही है वो चेंज हो रही है कि नहीं, बताओ हर समय। हाँ या ना? क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बीच, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उतनी है, एरिया इसका उतना ही है। लेकिन मैंने आपको बताया था 3 तरीके होते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के, या तो एरिया चेंज कर दो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दो, या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल थीटा चेंज कर दो, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। हाँ या ना? बोलो बोलो बेटा, ये चीज समझ में आई? तो जब ये हाँ कॉइल सर। रोटेट करेगा, ये जब कॉइल रोटेट करेगा तो हर समय रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इस कॉइल के साथ लिंक हो रही हैं, इस कॉइल के साथ जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो लिंक हो रही हैं वो चेंज होंगी। जब नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इस कॉइल के साथ जब लिंक हो रही है वो चेंज होंगी तो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। जब इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इंड्यूस करंट पैदा हो गया। तो जो हम जनरेटर देखते हैं उसमें यही होता है। जो रोटर है वो घूमता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो रोटर या तो हाथ से घुमा दो या डीजल से घुमा दो, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम हाथ से घुमा दो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गई, करंट प्रोड्यूस हो गया, ऐसे होता है। ठीक है? समझ गए? तो अब सुनो, इसमें जो ईएमएफ पैदा होगी, ई का जनरल फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताइए। ईएमएफ कभी भी इंड्यूस जो होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स एंड डेल फाई अपॉन डेल टी होता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, डेल फाई। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर जो फ्लक्स है, अच्छा फ्लक्स का फाई का फॉर्मूला क्या, डेल लिख दो या डी लिख दो? मैं डी से शो कर रहा हूँ, चलो डी अपॉन डी। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने माइनस को निगलेक्ट कर दिया। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा फाई भी फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड बी, इसका एरिया ए, और उनके बीच जो एंगल बनता है वही तो चेंज हो रहा है, थीटा। तो मान लो ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है, जो एंगुलर स्पीड है जिससे ये घूम रही है वो ओमेगा है। ठीक है? तो अब बताओ, अब पहले तो आप वैल्यू रख दो, फाइव बी की वैल्यू क्या रख दोगे? बी ए कॉस थीटा। बेटा आप याद करो, थीटा की जगह हम ओमेगा टी रख सकते हैं कि नहीं? अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है तो थीटा की जगह ओमेगा टी रख सकते हैं, रखो। तो डी अपॉन डी टी, बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि हम टाइम के टर्म्स में कर रहे थे ना, ये आ गई। अब बेटा आप डिफरेंशिएट इसको टाइम के टर्म्स में कर रहे हैं तो बी और ए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आ जाएगा एन बी ए, क्या बचा अंदर? डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी, ये बचा बेटा। अब बताओ डिफरेंशिएट किसको करना है? ओमेगा टी को टी मान लिया, तो चलिए सॉल्व करिए, एन बी ए। ठीक है बेटा? कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, तो वही माइनस, अगर यहाँ का माइनस ले लो तो ये माइनस जो चल रहा था हमने माइनस चलो ले लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और ओमेगा टी के फिर से करेंगे तो ओमेगा आएगा, तो वो ओमेगा मल्टीप्लाई में हो गया, मल्टीप्लाई में। ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया, एन बी ए ओमेगा। अब आप मुझे बताओ, ओमेगा टी साइन ओमेगा टी मैक्सिमम वैल्यू वन होगी, जब मैक्सिमम वैल्यू वन होगी तो ये जो वैल्यू है वो ई नॉट हो जाएगी कि नहीं? तो मैं यहां से ये कह सकता हूं इसके बाद कि एन बी ए ओमेगा ये ई नॉट होगा, पीक वोल्टेज। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई? ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। बहुत बार क्वेश्चन इसी पे आ जाता है, पीक वोल्टेज निकाल लो, तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स पता हो, मैग्नेटिक फील्ड पता हो, एरिया पता हो, ओमेगा पता हो, ई नॉट आ जाएगी। ठीक है? आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गई जो इसमें प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है? ये होता है, क्या है इसमें? कॉइल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, कार्बन बुशेस है, स्प्लिट रिंग्स है, और एक्सेल, ये होते हैं बेटा। मैं इसकी आपको एक बार अभी वो भेज दूंगा तो वो और समझ में आ जाएगा कैसे कौन सा काम करता है, वो आप भी समझ सकते हैं। मेन दिक्कत होती है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो निकालने का। करो इसको, कोई डाउट हो पूछो। और अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो आप सेम लिंक से ज्वाइन करेंगे। हाँ बेटा पूछो, आयुष पूछ सर रहे थे एक बार थोड़ा सा और बता देते, थोड़ा सा हो गया है। क्या? ये
E इज इक्वल्स टू माइनस डी थीटा से यहाँ से ये फॉर्मूला कैसे बना इंड्यूस्ड ये ईएमएफ वाला? यहाँ तक आ गया सोच में? वहां से वही तो नहीं समझ आया। यहाँ तक आ गया? ये फॉर्मूला कैसे बना ये नहीं समझ आया, वो डायग्राम तो समझ आ गया मेरे क्या सीन है। तो बेटा तुमने ईएमएफ क्या पढ़ा फिर? तुमने ईएमआई छोड़ के आए हो क्या? ईएमआई ये में क्या पीछे फॉर्मूला होता था इंड्यूस ईएमएफ का? ये तो पता है, ये आपने बेस बीए ये पता है? कॉस थीटा बीए एक कॉस मिनट, थीटा बीए कहाँ कौन से? सी नहीं पता? नहीं, वाह, ये नहीं पढ़ा मैंने। वाह। तुम कहाँ पढ़ के आए हो फिर? मुझसे तो तुमने फिर कुछ पढ़ा ही नहीं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है बेटा? है? ईएमआई के शुरू में मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आधे दिन क्लास आओ तो यही होता है बेटा। बीए कॉस थीटा ही होता है कि नहीं? नहीं पता है ये? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता था? ई ए कॉस थीटा। आज मैंने ईएमआई के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, चाहो तो देख लेना पहला वाला, उसमें यही होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का यही तो फॉर्मूला पढ़ाया था। मैंने कोई दूसरा पढ़ाया था? रुक जाओ, ये पूछ लेते हैं। चलो, जिनका कल पेपर है उन लोगों को तो अच्छा, सहजलीन को पता होगा। सहजलीन बेटा, ये पढ़ाया था कि नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपकी क्लास में? यस सहज आवाज सर। आ रही है? देखो याद करो, जब आरएलसी सर्किट का आपने फेजर बनाया था, आरएलसी सर्किट का फेजर बनाया था हमने, तो हमारा वी आर यहाँ आया था, वी एल माइनस वी सी यहाँ आया था, और रिजल्टेंट वोल्टेज वी यहाँ आया था। तो हमने ये खत्म किया था, ये ऐसे हमने कहा था ये वी है, ये वी एल माइनस वी सी है, और ये हमारा वी आर, ये था, और ये फाइव था। इसी ट्राइंगल में को अलग से बनाते हैं, इसी ट्राइंगल, ये 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 और ये। इसमें ये वी है, इसमें ये वी एल माइनस वी सी है, और इसमें ये वी आर है। वी आर क्या होता है? करंट के फॉर्म में लिखो, आई आर। वीएल क्या होता है? आई एक्सएल। वीसी क्या होता है? आई एक्सई। और रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होता है? रिजल्टेंट करंट इंटू जेड। आया ना? अब सबके आई हटा दो, सभी के क्या हटा दो बेटा? आई हटा दो। तो जो ट्राइंगल बनेगा, क्या बना? यहाँ आई हटा तो क्या बचा? एक्सएल माइनस एक्सई। ये कुछ करके नहीं आओगे, आपको सिर्फ ये ट्राइंगल याद रखना है। वो तो मैं आपको कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा समझ। ये एक्सएल माइनस एक्सई बचा, ये आर बचा, और ये जेड बचा, और ये एंगल फाइव बचा, ये फाइव है। This triangle, a triangle showing reactance, resistance of the circuit, that is called an impedance triangle. A right angle triangle, a right angle triangle showing क्या? Reactance and impedance. Reactance और impedance को शो करता है, that right angle triangle is called impedance triangle. अच्छा, आप सुनो, इस impedance triangle का फायदा क्या है? ये जो impedance triangle बना, यहाँ से आप cos phi निकालिए। cos phi क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर बाई जेड। और cos फाई याद करो, पावर के फॉर्मूले में cos फाई क्या होता था? वी आर एम एस। ये होता था आई आर एम एस cos फाई। याद रखना, जो एवरेज पावर का हमारा फॉर्मूला आया था, इसमें cos फाई को पावर फैक्टर कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया? आर बाई, ये याद रखना। तो द पावर फैक्टर फॉर्मूला इज आर बाई जेड। ठीक है। एक चीज और जो याद रखनी है बेटा, याद